नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सत्ता की शुरुआत में सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां। पाकिस्तान में पूर्व पीएम इमरान खान की गिरफ्तारी पर गदर मचा हुआ है। तोशाखाना मामले में इमरान खान को 3 साल की सजा सुनाई गई है, जुर्माना लगाया गया है, चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई है। इसके बाद से इमरान के समर्थक भड़के हुए हैं। क्या है पाकिस्तान के ताजा हालात, इस पर हमने सत्ता की एक कुंजी तैयार की है। इसके अलावा आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के लिए 5 अगस्त वाला ग्रहण कितना बड़ा संकट है। ज्ञानवापी परिसर का आज भी सर्वे किया गया। आज दीवार और गुंबद के नीचे मैपिंग की गई। एएसआई की टीम को आज क्या मिला ये तो बताएंगे ही, साथ में उस तकनीक की बात भी होगी जिसके जरिए बिना खुदाई, बिना एक ईंट निकाले सर्वे का संकल्प लिया गया है। सत्ता में राहुल गांधी के बंगले की भी बात होगी। सजा पर रोक के बाद सदस्यता मिलने का रास्ता तो साफ हो गया, लेकिन सवाल है क्या राहुल गांधी को वो बंगला मिलेगा जहां वो 19 साल तक रह चुके हैं। इंडिया गठबंधन वाली लड़ाई अब घमंडिया पर आ चुकी है। बताया जा रहा है कि बीजेपी इस शब्द को चुनावी हथियार बनाकर इंडिया गठबंधन पर तीर चलाएगी। बिहार के सांसदों के साथ मीटिंग के दौरान कैसे इस शब्द का जिक्र आया ये भी आपको बताएंगे। सत्ता के न्यूज मित्रों को हरियाणा के नूह में हुई हिंसा का अपडेट भी दें। हिंसा के बाद सरकार अब एक्शन में है। अवैध ठिकानों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। अब तक 202 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वीडियो से आरोपियों की पहचान भी की जा रही है। न्यूज मित्रों को एक और जानकारी दे दें। कल प्रधानमंत्री मोदी उन 508 रेलवे स्टेशनों में बदलाव की आधारशिला रखेंगे जिन्हें पहले चरण में आधुनिक बनाया जाएगा। इसकी लागत 24,470 करोड़ रुपए आएगी। और चंद्रयान 3 बस कुछ ही मिनटों में चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करेगा। चंद्रयान चंद्रमा की ग्रेविटी में चला जाए, इसके लिए इसकी स्पीड कम करनी होगी। स्पीड कम करने के लिए इसरो के बेंगलुरु हेडक्वार्टर में मौजूद वैज्ञानिक चंद्रयान 3 के थ्रस्टर को कुछ देर के लिए फायर करेंगे। तो सत्ता की शुरुआत पड़ोसी देश पाकिस्तान की बहुत बड़ी खबर से करते हैं, जहां एक अलिखित नियम है कि सत्ता में रहे तो ऐश है, विपक्ष में रहे तो जेल या फिर देश से निकाला है। आज यही अलिखित नियम पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर भी लागू हो गया। तोशाखाना केस में उन्हें 3 साल की सजा हो गई और जेल जाना पड़ा। सत्ता की पहली कुंजी में 5 अगस्त का यह दिन बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज ही के दिन इमरान खान जेल पहुंच गए। तो 2019 में जम्मू कश्मीर से 370 हटाया गया था। उस समय इमरान खान ने बहुत हंगामा किया था। आज ही के दिन 1965 में पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर चलाया था, जिसमें उसे करारी हार मिली थी। और आज ही के दिन पाकिस्तान के बलूचिस्तान में आज़ादी की मांग को लेकर प्रदर्शन हो रहा है। यानी ये 5 अगस्त की तारीख पाकिस्तान को चुन चुन कर जख्म दे रही है। सत्ता के आज के एपिसोड में ये सारी खबरें होंगी, लेकिन सबसे पहले बात पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और खुद पाकिस्तान के वर्तमान और भविष्य की। आज दोपहर करीब 1 बजे इमरान खान को तोशाखाना मामले में इस्लामाबाद के जिला कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई और 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद इमरान खान को लाहौर में जमान पार्क में उनके घर से बाहर गिरफ्तार कर लिया गया। अब इमरान खान अगले 5 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इमरान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान में हंगामा मच गया। जैसे ही उनकी गिरफ्तारी हुई, उनके घर के बाहर बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए। प्रदर्शन शुरू हो गया। इमरान की गिरफ्तारी के विरोध में खैबर पख्तूनवा में प्रदर्शनकारी उग्र हो गए। इमरान के समर्थन और सरकार के विरोध में नारेबाजी हुई। हिंसा की आशंका को देखते हुए इमरान खान के करीबी अवैस नियासी समेत कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस और आवाम आमने सामने। दूसरी ओर पीएमएलएन के कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। टकराव की आशंका को देखते हुए लाहौर और इस्लामाबाद समेत कई शहरों में सुरक्षा बढ़ा दी गई। इधर सिक्योरिटी अलर्ट थी, उधर इमरान खान का एक वीडियो रिलीज किया गया। ये वीडियो गिरफ्तारी से पहले ही रिकॉर्ड कर लिया गया था। इस वीडियो में इमरान खान कह रहे हैं कि उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। मैं आपके लिए आवाम से लड़ रहा हूं, आपको घर में चुप नहीं बैठना है। एक बार इमरान खान के उस वीडियो का छोटा सा हिस्सा देखिए,
फिर आगे की कहानी बताते हैं। तो इमरान खान की गिरफ्तारी के तुरंत बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी ने दावा किया कि उनके नेता को लाहौर की कोट लखपत जेल में रखा गया। हालांकि अपडेट यह है कि इमरान खान को लाहौर से इस्लामाबाद लाया जा रहा है। इधर पीटीआई के नेता का आरोप है कि इस्लामाबाद कोर्ट का फैसला पक्षपातपूर्ण है। तोशाखाना मामले में इमरान खान को सजा देकर चुनाव लड़ने से रोकने की साजिश है। वैसे आपके मन में यह भी सवाल होगा कि वो तोशाखाना के जो केस है, जो मामला है, वो आखिर है क्या, जिसमें इमरान खान को आज सजा हुई है। पाकिस्तान में तोशाखाना एक सरकारी विभाग है। पीएम समेत सरकार के प्रमुख लोगों को मिलने वाले गिफ्ट को तोशाखाना में जमा किया जाता है। इमरान खान को पाकिस्तान के पीएम रहते हुए विदेशी नेताओं से गिफ्ट मिले थे। इमरान खान को इन गिफ्ट्स को सरकारी खजाने यानी तोशाखाना में जमा कराना था, लेकिन इमरान खान ने इन गिफ्ट्स को तोशाखाना में जमा नहीं कराया। विदेशी नेताओं से मिले गिफ्ट्स को बिना बताए बेच दिया। तोहफे को बेचकर जो पैसा मिला उसे भी जमा नहीं कराया। इन गिफ्ट्स से हीरे के आभूषण, गहनों के सेट और कंगन शामिल थे। गिफ्ट में मिली 3 घड़ियां भी इमरान ने बेच दी। इन घड़ियों की कीमत 15 करोड़ 40 लाख रुपए थी। इसी मामले में इमरान खान को आज 3 साल की सजा हो गई। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थक सड़क पर निकल आ रहे हैं। पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी लोगों से घरों से बाहर निकलने की अपील कर रहे हैं। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की नेता मरियम औरंगजेब ने इसे न्याय की जीत बताया है। पाकिस्तान में हंगामे के बीच नेताओं की बयानबाजी जारी है और इसी पर हमने एक छोटी सी रील भी तैयार की। हुकूमत के कहने पे उसने ये घटिया फैसला किया है। लानत है जज पे। तो न्यूज़ मित्रों, आपके मन में अब ये सवाल होगा कि आगे क्या होगा। क्या इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद सब कुछ सामान्य रहेगा? क्या इमरान खान चुपचाप बैठ जाएंगे? आखिर इमरान खान के पास विकल्प क्या है? इस्लामाबाद जिला कोर्ट के फैसले के बाद इमरान खान हाईकोर्ट में इसके खिलाफ अपील कर सकते हैं। हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने पर सुप्रीम कोर्ट में भी अपील कर सकते हैं। यानी अभी इमरान खान के पास 2 विकल्प हैं। इस मामले में इमरान खान की बेगम बुशरा बीबी भी आरोपी हैं, उनसे पूछताछ हो चुकी है। वैसे इमरान खान तोशाखाना मामले से पहले अल कादिर ट्रस्ट केस में भी गिरफ्तार हो चुके हैं। पाकिस्तान सरकार का आरोप है कि वो 60 अरब पाकिस्तानी रुपए का घोटाला था। इनमें से 40 अरब तो ब्रिटिश सरकार ने पाकिस्तान को दे दिए। इमरान तब प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कैबिनेट से भी इस मामले को छिपा लिया था। इसी मामले में इमरान को 9 मई को इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बायोमेट्रिक रूम से नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के वारंट पर पैरामिलिट्री फोर्स ने गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद पूरे देश में समर्थकों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान सरकारी कार्यालयों, सेना के ऑफिस समेत कई जगहों पर आगजनी और तोड़फोड़ की गई थी। सुरक्षा बलों के साथ झड़प में 8 लोगों की मौत हो गई थी और 300 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे। वैसे इमरान खान भले ही भ्रष्टाचार के मामले में जेल में हैं, लेकिन उनका दिल अभी भी भारत विरोधी कामों से ही धड़क रहा है। आज जेल जाने से पहले कल ही इमरान खान ने एक ट्वीट किया था। इस ट्वीट में उन्होंने कुछ पुराने ट्वीट्स के स्क्रीनशॉट्स डाले थे, जिसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने का विरोध किया था। भारत के खिलाफ उसमें भी जहर उगला था। जब वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे तब भी, और आज भी जब वो जेल में हैं, तो उनके पास कश्मीर पर रोने के अलावा कोई काम नहीं है। दरअसल इमरान खान की पूरी राजनीति भारत विरोधी और कश्मीर में आतंकवाद को समर्थन करने वाली थी, और आज इसका हिसाब खुद वहां की सरकार, वहां की सेना और वहां की अदालतें कर रही हैं। इमरान खान को समझना होगा कि 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर बदल चुका है। अब आतंकवाद वाले सपने देखने से कोई फायदा नहीं होगा। कंगाल और बदहाल पाकिस्तान के बारे में सोचे तो थोड़ा बेहतर होगा। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर को छीनने की वो कोशिश करता रहा है जो संभव नहीं है। वैसे पाकिस्तान को ज्यादा कोशिश अपने देश में होने वाले टूट को बचाने के लिए करनी चाहिए।
जहां बलूचिस्तान में पाकिस्तान से आज़ादी की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना के जुल्मों के खिलाफ संघर्ष करने वाले इमदाद जोयो की हत्या के विरोध में कल बलूचिस्तान में बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ। सैकड़ों लोग सड़क पर निकले और सरकार विरोधी नारेबाजी की। बलूचिस्तान ऐसा क्षेत्र है जहां की खबरों की पाकिस्तानी आर्मी दबाने की भरपूर कोशिश करती है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। थोड़े समय में वहां के वीडियो सामने आ ही जाते हैं। एक तरफ बलूचिस्तान में प्रदर्शन है, दूसरी तरफ पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में भी प्रदर्शन हो रहा है। दोनों जगहों पर पाकिस्तान से आजादी के नारे लग रहे हैं। इन दोनों जगहों पर पाकिस्तानी सेना सबसे ज्यादा जुल्म ढाती है। इन जगहों के लोग पाकिस्तान से आजाद होना चाहते हैं। अब पाकिस्तान के एपिसोड की सबसे आखिरी और ऐतिहासिक कुंजी की बात करते हैं, जो करीब 48 साल पुरानी है। 5 अगस्त 1965 को आज ही के दिन पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ ऑपरेशन जिब्राल्टर लॉन्च किया था। ऑपरेशन जिब्राल्टर के जरिए पाकिस्तान कश्मीर पर कब्जा करना चाहता था। करीब 1.5 महीने तक पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ और पाकिस्तान को नाकामी हाथ लगी। जब पाकिस्तान को अपनी हार दिखने लगी तो वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पहुंच गया। 23 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बीच बचाव के बाद दोनों देशों ने सीज फायर की घोषणा की और युद्ध खत्म हुआ। कुल मिलाकर 5 अगस्त पाकिस्तान और इमरान खान दोनों के लिए बहुत दर्दनाक तारीख बन चुकी है। पाकिस्तान में विपक्ष के बड़े नेता इमरान खान की खबर के बाद सत्ता में अब बात भारत में विपक्ष के बड़े नेता राहुल गांधी की। राहुल गांधी के लिए कल का दिन काफी अच्छा रहा। दिन में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राहुल गांधी कल शाम राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से मिले। इस मुलाकात में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी थे। मुलाकात की जो तस्वीरें आई उनसे ऐसा लगता है कि माहौल काफी खुशनुमा था। होना भी चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी को वापस संसद की सदस्यता मिलने वाली है। राहुल गांधी ने इस मुलाकात की तस्वीरें खुद ट्वीट करते हुए यह भी लिखा कि श्री लालू यादव और बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव के साथ दिल्ली में मुलाकात हुई। भारत के भविष्य के लिए, देश में मोहब्बत और भाईचारे को फिर से स्थापित करने के लिए इंडिया पूरी तरीके से समर्पित है। अब जब राहुल गांधी की संसद सदस्यता वापस मिल जाएगी, वो एक बार फिर से सांसद बन जाएंगे, तो सवाल इससे आगे का है। सवाल यह है कि क्या 12 तुगलक लेन का वो सरकारी बंगला जहां राहुल गांधी 19 साल रहे, वही बंगला राहुल गांधी को फिर से मिल पाएगा? मोदी सर ने मामले में 2 साल की सजा मिलने के बाद 22 अप्रैल 2023 को उन्हें यह बंगला खाली करना पड़ा था। राहुल गांधी के बंगला छोड़ने के बाद से वो बंगला खाली है, अभी तक किसी को नहीं दिया गया है। ऐसे में सवाल है, क्या फिर से वही बंगला वापस राहुल गांधी को मिल पाएगा या फिर कोई और बंगला उनको दिया जाएगा? इसे समझने के लिए हमें दिल्ली में सांसदों और मंत्रियों को मिलने वाले बंगले पर हमने थोड़ा रिसर्च की। राहुल गांधी 2004 में पहली बार अमेठी से सांसद बने। तब तक वो अपनी मां के साथ 10 जनपद वाले बंगले में ही रहते थे। सांसद बनने पर 2005 में उन्हें पहली बार 12 तुगलक लेन वाला बंगला अलॉट किया गया। यह दिल्ली के लुटियंस जोन में स्थित टाइप 8 बंगला है, जो सर्वोच्च श्रेणी है। इस बंगले में 5 बेडरूम, 1 हॉल, 1 डाइनिंग रूम, 1 स्टडी रूम और सर्वेंट क्वार्टर है। इस कैटेगरी के बंगले आमतौर पर कैबिनेट मंत्रियों और सुप्रीम कोर्ट के जजों को दिए जाते हैं। राहुल गांधी 4 बार से सांसद हैं। फिलहाल उनके पास कोई बड़ा पद नहीं है, ना वो कभी मंत्री रहे हैं, ना ऐसे किसी बड़े पद पर रहे हैं। ऐसे में ये पूरी तरह लोकसभा हाउसिंग सोसाइटी पर निर्भर करता है कि वो ये बंगला उन्हें अलॉट करती है या नहीं। हालांकि लोकसभा में नेता विपक्ष अधीर रंजन चौधरी कल ही राहुल गांधी को जल्दी से जल्दी सरकारी बंगला आवंटित करने की मांग कर चुके हैं। वैसे आपको यहां यह भी समझना होगा कि सांसदों को बंगला मिलता कैसे है। लोकसभा सदस्यों को दिल्ली में बंगले का आवंटन डायरेक्टरेट ऑफ स्टेट्स करता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के तहत आता है। डायरेक्टरेट ऑफ स्टेट्स के अंदर भी यह काम जनरल पूल रेजिडेंशियल एकोमोडेशन यानी GPRA एक्ट के तहत किया जाता है। लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर एक समिति है जो सदस्यों को बंगले का आवंटन के लिए सिफारिश करती है। इसी हाउसिंग कमेटी की सिफारिश पर सांसदों को बंगला आवंटित किया जाता है। माना जा रहा है कि अब जब राहुल गांधी आधिकारिक रूप से फिर से सांसद बन जाएंगे तो उन्हें बंगला मिल जाएगा, लेकिन जरूरी नहीं ये वही बंगला हो जहां राहुल गांधी ने अपने जीवन के 19 साल गुजारे। वैसे राहुल गांधी के इस बंगले की कई ऐसी तस्वीरें हैं जो राजनीतिक रूप से काफी यादगार रही हैं। 2018 में मध्य प्रदेश चुनाव जीतने के बाद राहुल गांधी के इस बंगले की एक तस्वीर ट्वीट हुई थी, जिसमें कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया खड़े हुए थे। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के साथ की भी तस्वीरें ट्वीट की गई थी, वहां भी मतभेद की खबरें आती रहती हैं। हालांकि जब राहुल गांधी को यह बंगला सरेंडर करना पड़ा, उसके बाद वो वायनाड में कांग्रेस अधिवेशन में और हरियाणा में महिला किसानों से बातचीत में ये बात कह चुके हैं कि उनका घर
छीन लिया गया है। लेकिन अब जब वो सांसद बनने वाले हैं तो फिर से उन्हें सरकारी घर मिल जाएगा। हालांकि सांसद तो राहुल गांधी बन जाएंगे, लेकिन ये कितनी जल्दी होगा अब इस पर सबकी नजर है, क्योंकि 8 अगस्त से यानी मंगलवार से लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा है। कांग्रेस की कोशिश है कि राहुल गांधी इस अविश्वास प्रस्ताव से पहले संसद पहुंच जाएं और अविश्वास प्रस्ताव पर होने वाली बहस में हिस्सा लें। इसलिए कल जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, लोकसभा में नेता विपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा अध्यक्ष से राहुल गांधी की संसद सदस्यता जल्दी से जल्दी बहाल करने की मांग की। उन्होंने इसके लिए आधिकारिक चिट्ठी भी लिख दी। आज रविवार है, इसलिए शनिवार है, इस पर अब तक कोई एक्शन नहीं हो पाया है। कल रविवार है। इस बात से कांग्रेस अधीर रंजन चौधरी थोड़े से गुस्से में भी नजर आ रहे हैं। हम सारे कागजात जमा तो कर दिए हैं, तो अभी निर्णय लेना स्पीकर साहब और सेक्रेटरी जनरल के अधीन जो सेक्रेटरीट है, दोनों मिलके आप जल्द से जल्द ले लीजिए। आपको अगर किसी से सलाह मशवरा करना है, हमारे देश की कानून मंत्री वगैरह वगैरह सबसे कर लीजिए, लेकिन सदन सोमवार दोबारा खुलने जा रहे हैं, उसके पहले ही ये सारे किस्सा खत्म होना चाहिए। यही हमारे पार्टी की तरफ से मांग है। तो राहुल गांधी को कौन सा बंगला मिलेगा, कब मिलेगा, ये सब अगले कुछ दिनों में तय हो जाएगा। लेकिन बड़ी तैयारी 2024 के चुनाव की हो रही है। मुंबई में आज इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक हुई। इस बैठक में शरद पवार और उद्धव ठाकरे भी मौजूद थे। मुंबई में 31 अगस्त और 1 सितंबर को इंडिया गठबंधन की बैठक है। इससे पहले पटना और बेंगलुरु में इंडिया गठबंधन के नेता मिल चुके हैं। अब अगली बैठक में आगे की रणनीति तय की जाएगी। इस बीच खबर यह है कि बीजेपी विपक्ष के इंडिया गठबंधन को घमंडिया के तौर पर पेश करने पर विचार कर रही है। बीजेपी भविष्य में इसको लेकर कैंपेन भी चला सकती है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के सांसदों के साथ बैठक में कहा था कि उनको ऐसे सुझाव और पत्र मिल रहे हैं कि विपक्ष के ग्रुप इंडिया का नाम इंडिया नहीं बल्कि घमंडिया होना चाहिए। राजनीति में नाम से बड़े बड़े काम हो जाते हैं। जब विपक्षी दलों ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया नाम रखा तो विपक्ष के आइडिया की तारीफ हुई। विपक्ष के तमाम फैन बॉयज ने कहा कि इस नाम की काट निकालना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तब शब्दों के पिच पर पीएम मोदी बैटिंग करने उतरे और इस नाम की तुलना ईस्ट इंडिया और इंडियन मुजाहिदीन से की। और अब यह लड़ाई घमंडिया शब्द तक पहुंच गई है। वैसे इंडिया शब्द में थोड़ी शहरी फीलिंग है, जबकि घमंडिया में गांव वाले कटाक्ष की खनक है। बीजेपी के शुभचिंतक ये चाहते हैं कि इंडिया शब्द वाले आइडिया को गांव वाले कटाक्ष की धार से काटा जाए और इसके लिए घमंडिया सही रहेगा। अब अगर शब्दों का टकराव इस स्तर पर हुआ तो ये टक्कर बहुत ही दिलचस्प होगी। सवाल यह है कि क्या एनडीए आधिकारिक रूप से इंडिया गठबंधन को घमंडिया कहेगा? इस पर अभी तक कुछ साफ नहीं है। और सत्ता में अगली खबर भगवान शिव के प्रति आस्था और विज्ञान की आधुनिक तकनीकों से जुड़ी हुई है। अदालत के आदेश के बाद आज लगातार दूसरे दिन ज्ञानवापी परिसर का सर्वे किया गया। ज्ञानवापी में एएसआई की टीम ने आज सुबह 9 बजे से सर्वे शुरू किया, जो करीब 4 घंटे तक लगातार चला। फिर 2 घंटे के लिए सर्वे रोका गया। उसके बाद दूसरे राउंड का सर्वे किया गया। अब तक की जांच, सर्वे और विवाद पर हमने 2 छोटी कुंजियां तैयार की है। पहली कुंजी में आप उस तकनीक के बारे में जान पाएंगे जिसमें बिना तोड़े, बिना ड्रिल किए, बिना काटे, बिना खुदाई किए ज्ञानवापी का सच सामने लाने का दावा किया जा रहा है। दूसरी कुंजी है ज्ञानवापी विवाद के उस एपिसोड के बारे में जिसमें ज्ञानवापी में मौजूद मलबे में मूर्तियों की मौजूदगी के दावे हो रहे हैं और इस पर हिंदू और मुस्लिम पक्ष आमने सामने हैं। दोनों कुंजियों को एक एक करके खोल देते हैं, लेकिन पहले कुछ पॉइंट्स में समझिए कि ज्ञानवापी में अब तक के सर्वे में हुआ क्या है, किस किस जगह की जांच की गई है। हिंदू पक्ष के वकील के मुताबिक आज दूसरे दिन के सर्वे में पश्चिमी दीवार और गुंबद के नीचे के इलाके की मैपिंग की गई। व्यास जी की गद्दी के पास भी सर्वे किया गया। हिंदू पक्ष के एक वकील ने यह भी बताया कि सर्वे की टीम व्यास जी की गद्दी वाले तहखाने में भी गई थी। आज के सर्वे में एक खास बात यह भी रही कि आज मुस्लिम पक्ष के 2 वकील समेत 3 पैरोकारों ने सहयोग भी किया। केयरटेकर एजाज अहमद ने आज मस्जिद का ताला खोला, जिसके बाद एएसआई की टीम मस्जिद के अंदर गई। वजूखाने को छोड़कर मस्जिद के अंदर सर्वे किया गया। सर्वे टीम को 4 ग्रुप में बांटा गया। एक टीम पश्चिमी दीवार पर, दूसरी गुंबद के नीचे, तीसरी व्यास जी की गद्दी और चौथी टीम पूर्वी दीवार पर रही। बताया जा रहा है कि अभी शुरुआत में फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और मैपिंग का काम किया जा रहा है। वैसे अदालत के आदेश के अनुसार सर्वे की जानकारी को गोपनीय रखा जा रहा है, लेकिन अब तक अलग अलग पक्ष के लोग जो सर्वे के दौरान अंदर मौजूद रहे
उनके दावों की माने तो 2 दिन के सर्वे में पूरे परिसर को मापा जा चुका है। 4 सेक्टर बनाकर एरियल व्यू फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की जा चुकी है। कुछ सैंपल लैब में जांच के लिए भेजे जा चुके हैं। फिलहाल देखा जाए तो एएसआई की टीम के पास सबसे बड़ी चुनौती है संरचना को छेड़े बिना सच का पता लगाना, क्योंकि अदालत ने साफ कहा है कि सर्वे करते समय ड्रिलिंग नहीं की जाएगी, ना ही मौजूदा ढांचे से ईंट पत्थरों को हटाया जाएगा, किसी तरीके की कटाई नहीं की जाएगी। सर्वे के दौरान कोई भी दीवार संरचना क्षतिग्रस्त नहीं होगी। इसी को ध्यान में रखते हुए एएसआई की टीम नई तकनीक पर जोर दे रही है। उसका नाम है ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार यानी जीपीआर। ये जांच का वायरलेस तरीका है। एक ऐसा सिस्टम है जिसमें बिना तोड़े, बिना काटे तरंगों के जरिए सर्वे संभव है। इसके जरिए जमीन की सतह के नीचे किसी चीज की इमेज बनाने के लिए रडार का इस्तेमाल होता है। सवाल है कि क्या यह काम होता है, कैसे और किस तरीके से यह काम किया जाता है। दरअसल इसमें एक ट्रांसमिटिंग एंटीना के जरिए जमीन में तरंगे भेजी जाती हैं। ये तरंगे धरती में नीचे जाती हैं और किसी चीज से टकराती हैं तो इसमें बदलाव आता है। जमीन के नीचे तरंगों में आए वेरिएशन को नोट किया जाता है। इस बदलाव को कंप्यूटर ग्राफिक्स के जरिए दर्शाया जाता है और यह पता चल जाता है कि नीचे कौन सी वस्तु या स्ट्रक्चर है, उसका आकार और प्रकृति क्या है। एएसआई की टीम रडार तकनीक से जांच के लिए आईआईटी कानपुर की मदद लेगी। इसके लिए कुछ खास मशीनें भी मंगाई जा रही हैं। सूत्रों के मुताबिक जीपीआर से जांच का काम मंगलवार से शुरू हो सकता है। इस तकनीक पर रेडियो कार्बन प्रयोगशाला के पूर्व अध्यक्ष चंद्रमोहन नौटियाल ने भी टीवी9 से बात की। जो 2 महत्वपूर्ण वैज्ञानिक चीज़ें वहाँ पर की जाएंगी वो है रडार के उपयोग से, जिसे हम शॉर्ट में जीपीआर कहते हैं। जीपीआर का मतलब है ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार। इसका मतलब है कि वहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भेजी जाएंगी जो उस फॉर एग्जांपल वो ज़मीन को भी बेध सकती हैं, उसके नीचे जाकर और वो टकरा कर वापस लौटेंगी और उसके आधार पर वहाँ पर जो सब सॉइल स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर का 2D और 3D मैपिंग किया जाएगा। यानी 2 डायमेंशंस में, 2 विमाओं में और 3 विमाओं में उनके चित्र बनाए जाएंगे। और ये संभव है कि आगे दूसरी तरह की और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का भी उपयोग किया जाए और उनके आधार पर उसके नीचे कैसा और कौन सा स्ट्रक्चर है उसका अध्ययन किया जाएगा। तो आपको बता दें कि एएसआई ने हाईकोर्ट में जो हलफनामा दिया था उसमें आईआईटी कानपुर की रिपोर्ट को ही आधार बनाया गया था। इसी हलफनामे को आधार बनाकर हाईकोर्ट ने सर्वे जारी रखने का आदेश दिया है। बताया जा रहा है कि आईआईटी कानपुर के एक्सपर्ट प्रोफेसर जावेद मलिक पर्दे के पीछे से सर्वे टीम की मदद करेंगे। जावेद मलिक आईआईटी कानपुर के अर्थ एंड प्लेनेटोरियम साइंस डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हैं। विदेश में होने की वजह से वो इस बार के सर्वे में सीधे तौर पर शामिल नहीं हो सकेंगे। जावेद मलिक के सहयोगियों की एक टीम भी सर्वे टीम का हिस्सा रहेगी। टीम ज्ञानव्यापी परिसर में जाएगी और जो उपकरण उनके पास मौजूद हैं उनसे आसानी से 8 से 10 मीटर तक मौजूद वस्तु का पता लगाया जा सकता है। इसके तहत 2D और 3D प्रोफाइल्स बनाए जाएंगे। इस सर्वे के लिए 8 दिन का समय चाहिए होता है। जीपीआर तकनीक पर हमने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर अशोक सिंह से भी बात की। उन्होंने बताया कि कैसे एएसआई की टीम इस तकनीक के जरिए ज्ञानव्यापी का सच सामने ला सकती है। यहाँ पर भी जीपीआर सिस्टम एक महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत होगा जिसको एएसआई करेगी। और जीपीआर के अलावा जो और तकनीक एएसआई अपनाएगी, जहाँ तक मैं समझता हूँ, हो सकता है इससे अलग भी वो तकनीक को अपनाएं। पहला प्रारंभिक कार्य है कि 2 चीज़ों पर उनको विशेष ध्यान देना है अपने इस सर्वेक्षण में जो देंगे। पहला ये है कि वो जो भी अलंकरण वहाँ दिख रहे हैं उसका एक रेखा चित्र बनवाना और उस रेखा चित्र के माध्यम से जो भी स्ट्रक्चर है जिस भी धर्म से संबंधित है उसका प्रारूप तैयार करना और कंप्यूटर के माध्यम से उसका ग्राफिक तैयार करना और फिर उसका वर्तमान में जो चीज़ें मौजूद हैं उससे तुलनात्मक अध्ययन करके उनको एक विशेष काल खंड में बैठाना। ये पहला काम है जो वो हमको लगता है कि सबसे पहले एएसआई करेगी। और इसके साथ ही साथ एक कार्य और भी कर सकती है वो कि वो किसी अभिलेख की खोज करे कि हो सकता है कहीं वहाँ किसी जगह किसी प्रस्तुत खंड पर कोई लिखा हुआ अभिलेख मिल जाए तो और चीज़ें स्पष्ट हो सकती हैं। तो हमारे समझ से इन बातों पर एएसआई के लोग ध्यान देंगे। और अब बात करते हैं सत्ता की दूसरी कुंजी की, जो ज्ञानव्यापी में मौजूद मलबे में हो रहे विवाद से जुड़ी है। और इसमें हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष आमने सामने है। हिंदू पक्ष का दावा है कि ज्ञानव्यापी में अंदर जो मलबा है उसमें हटाया जाना उसको चाहिए
उन्हें आशंका है कि सर्वे के डर से मुस्लिम पक्ष ने कुछ मूर्तियां इसके अंदर छिपा दी हैं, जबकि मुस्लिम पक्ष के वकील ने अदालत के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि ज्ञानवापी के अंदर से मलबा नहीं हटाया जा सकता और अंदर मूर्तियां नहीं। और अब सत्ता में बात करते हैं दुनिया के सबसे लंबे इलेक्ट्रिक हाईवे की, और आपको जानकर यह गर्व होगा कि इस हाईवे का निर्माण कहीं और नहीं बल्कि हिंदुस्तान में ही किया जा रहा है, जो दिल्ली से जयपुर के बीच होगा और इसकी लंबाई 278 किलोमीटर होगी। वैसे तो इसे 2025 तक तैयार किए जाने का टारगेट है, लेकिन बड़ी खबर यह है कि 2024 तक इस इलेक्ट्रिक हाईवे के 10 चार्जिंग पॉइंट स्टेशन तैयार कर लिए जाएंगे और इस हाईवे पर इलेक्ट्रिक गाड़ियां 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकेंगी। अब आपको इस इलेक्ट्रिक हाईवे की कुछ और खास बात भी बता देते हैं। इस हाईवे पर इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए जगह जगह चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन चार्जिंग स्टेशंस को पावर सप्लाई बिजली से नहीं बल्कि सोलर पैनल से की जाएगी। इसके लिए हाईवे के पास बनी सरकारी और गैर सरकारी बिल्डिंग्स पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। इससे प्रदूषण में भी कमी आएगी और इस पर चलने का खर्च भी कम होगा। सरकार की योजना है कि इस हाईवे पर हर 50 किलोमीटर के बाद एक चार्जिंग स्टेशन मिलेगा। हर चार्जिंग स्टेशन में 20-20 चार्जिंग पॉइंट बने होंगे ताकि एक साथ इलेक्ट्रिक गाड़ियों को चार्ज किया जा सके। ये सुविधाएं भारत के इलेक्ट्रिक कार वाले भविष्य को ध्यान में रखकर तैयार की गई। सभी चार्जिंग स्टेशनों में फूड कोर्ट समेत जरूरी सुविधाएं मौजूद रहेंगी, यानी इलेक्ट्रिक कार की रेंज को ध्यान में रखकर सुविधाओं को प्लान किया जा रहा है। अब आपको बताते हैं इस इलेक्ट्रिक हाईवे के बनने से आपकी जेब का बोझ कैसे कम हो जाएगा। दरअसल अभी दिल्ली से जयपुर के लिए प्राइवेट बस का किराया करीब 1000 रुपए लगता है, लेकिन जब इलेक्ट्रिक हाईवे बनकर तैयार हो जाएगा और इस पर सरकार की ओर से इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी और उनका किराया तब सिर्फ 360 रुपए पड़ेगा। इलेक्ट्रिक हाईवे कितना तैयार हो चुका है और भविष्य में आपका सफर कैसा होगा, इस पर आपको इलेक्ट्रिक हाईवे से एक रील दिखा देते हैं। TV9 भारतवर्ष की टीम इस वक्त इंडिया गेट के सामने खड़ी है। यहाँ से अगर हम जयपुर के रास्ते की बात करें तो तकरीबन 310 किलोमीटर पड़ता है और 310 किलोमीटर जयपुर हाईवे देश का पहला हाईवे होने जा रहा है। मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इस हाईवे पे चल पड़ेंगे और इसके लिए सरकार की क्या तैयारी है, क्या सब कुछ है, ये TV9 भारतवर्ष आपको बताने जा रहा है। TV9 भारतवर्ष आपको इस इलेक्ट्रिक गाड़ी का एक डेमो देने जा रहा है और यह दिखाने जा रहा है कि किस तरीके से और कितने देर में हम लोग यहां से जयपुर पहुंच सकते हैं और वो क्या तमाम ऐसी सुविधाएं हैं जिन सुविधाओं के मद्देनजर आप बड़े आराम से जयपुर पहुंच सकते हैं अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल से। इस तरफ से हमने गाड़ी का वो किलोमीटर भी देखा है और रेंज बढ़ाते हुए देखा है और चार्जिंग स्टेशंस का भी फ्रीक्वेंसी देखा है। उसके हिसाब से मेरे को लगता है कि आने वाले बहुत दिनों में हम आराम से दिल्ली टू जयपुर जा सकते हैं। राउंड द क्लॉक पावर है जहाँ पे सोलर के साथ साथ विंड प्लस स्टोरेज भी लगाएंगे, तो वो वाला रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो आपको राउंड द क्लॉक अवेलेबल मिलेगा। ये गुड़गांव की ऐसी बिल्डिंग है जिसमें पूरा का पूरा सोलर पैनल लगा हुआ है। चारों तरफ से बिल्डिंग कवर्ड है सोलर पैनल से और यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और यही इलेक्ट्रिसिटी हाईवे से सटे हुए उन चार्जिंग डिपो तक जा रही है जिससे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्ज हो सकते हैं। ये करीब 2 मेगावाट की कैपेसिटी का पैनल इसमें लगा हुआ है। एक बिल्डिंग 2 से 3 मेगावाट तक जनरेट कर सकती है। और एक बिल्डिंग से जो चार्जिंग पॉइंट है उससे कितनी चार्ज हो सकती है 2 मेगावाट? एक स्टेशन को करीब 3 मेगावाट की जरूरत होती है दिन भर के लिए। दिन भर के लिए 8 स्टेशन दिल्ली और जयपुर के बीच में समान साइज के 2 एकड़ में 20 चार्जिंग पॉइंट्स के साथ और 20 2 व्हीलर 3 व्हीलर के साथ बसों के लिए और एसयूवी इलेक्ट्रिक कारों के लिए बनाए जाने हैं। इसमें से 2 डिपो होंगे, कुल मिलाकर 10 होंगे। इन स्टेशन के बीच की दूरी 100 किलोमीटर की होनी है। इट्स एन अनमैन्ड चार्जर। यहाँ पे किसी की ज़रूरत नहीं है, हमें बेसिकली एक ऐप डाउनलोड करनी है
यावी ईवी चार्जिंग नाम की ऐप। फिर आपको चेक करना है कि आप कौन से स्टेशन के पास हैं, तो आपको वो स्टेशन सेलेक्ट करना है एंड देन यू नीड टू बुक अ सेशन कि मुझे इतने टाइम से इतने टाइम तक 15 मिनट 20 मिनट जितने भी मिनट चार्जिंग करनी है एंड यू नीड टू अकॉर्डिंगली पे द अमाउंट। और अब सत्ता का रिमाइंडर, ये प्याज की कीमतों से जुड़ा हुआ है। क्रिसल मार्केट इंटेलिजेंस एंड एनालिटिक्स की एक नई रिपोर्ट के अनुसार अगस्त के अंत में सप्लाई और डिमांड का संतुलन बिगड़ने के कारण प्याज के दाम तेजी से बढ़ सकते हैं और सितंबर की शुरुआत में ये दाम 60 से 70 रुपए किलोग्राम तक पहुंच सकते हैं। ये दौर एक महीने तक चलेगा, फिर अक्टूबर में सप्लाई सामान्य होने पर दाम कुछ हद तक कम हो जाएंगे। यानी अगस्त के अंत से अक्टूबर की शुरुआत तक हमारे न्यूज मित्रों को महंगे प्याज खरीदने के लिए तैयार रहना होगा। और अब देश की बड़ी और अहम खबरों के लिए देखिए सत्ता टॉप 9। मणिपुर में फिर हिंसा और आगजनी की घटनाएं सामने आई हैं। हमलावरों ने बफर जोन को क्रॉस कर विष्णुपुर इलाके में मैतेई समुदाय के 3 लोगों की हत्या कर दी। विष्णुपुर पुलिस ने बताया कि हमलावरों ने घर के अंदर घुसकर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल है। विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक मुंबई में होगी। सूत्रों के मुताबिक 2024 पर रणनीति बनाने के लिए विपक्ष की ये बैठक 31 अगस्त और 1 सितंबर को आयोजित हो सकती है। इससे पहले 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में हुई विपक्षी गठबंधन की दूसरी बैठक में 26 दल शामिल हुए थे। गृह मंत्री अमित शाह ने ओडिशा के भुवनेश्वर में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि साल 2015 से 2019 के बीच देश में नक्सलवाद की घटनाओं में 30% तक की कमी आई है। 2015 से 2019 तक नक्सल घटनाओं में जो संख्या थी उसकी तो देखिए सत्ता में आज का टाइम खत्म हो गया, लेकिन अपने सभी न्यूज़ मित्रों से हमारी न्यूज़ रिक्वेस्ट है कि वो सत्ता की न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने सुझाव हमें व्हाट्सएप जरूर करें।